ओके, ड्यूरेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिड के बाद। और ड्यूरेबिलिटी के पेपर तक हम ड्यूरेबिलिटी के लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे जो कि इसके अपने प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और इसके अलावा ब्रिज के जो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करेंगे वो ड्यूरेबिलिटी के पेपर के बाद स्टार्ट करेंगे और वो उसके अपने प्लेलिस्ट में होंगे। सबसे पहले पर्सपेक्टिव वर्सेस परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन का लेक्चर है। लेक्चर जिसका मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये वाला लेक्चर है। इसके हमने जो नोट्स बनाए थे वो हम अब स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़े बहुत यहाँ इस लेक्चर में भी आएंगे, नोट्स पे भी आएंगे, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बेसिक एक फाउंडेशन कंसेप्ट बनाते हैं। पहले स्ट्रेंथ वर्सेस ड्यूरेबिलिटी डिज़ाइन। स्ट्रेंथ बेस्ड डिज़ाइन में क्या होता है कि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं। जितना हम कोशिश कर सकते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और फिर ऑटोमेटिकली हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ गया है तो हमारी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई है, हमारा कंक्रीट ड्यूरेबल हो गया है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च ने बताया कि ये एजम्पशन गलत है कि आप अगर कंक्रीट का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो मॉडर्न रिसर्च ने कहा कि आपका जो हाई स्ट्रेंथ है वो इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि आपका जो कंक्रीट है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी हाई होगी। तो इस एड्रेस को इशू करने के लिए ड्यूरेबिलिटी बेस्ड डिज़ाइन की तरफ हम आ जाते हैं। ड्यूरेबिलिटी बेस्ड डिज़ाइन फिर हमारे पास किन चीज़ों पे फोकस्ड करता है? वो फोकस करता है पोस्ट स्ट्रक्चर पे, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ पे और सरफेस कंक्रीट क्वालिटी पे। तो इन चीज़ों पे वो क्यों डिपेंड करता है और कैसे वो हमारी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकता है, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। पोर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? पोर स्ट्रक्चर कहते हैं जो हमारे पास पोर साइज होता है। और पोरोसिटी, पोरोसिटी क्या है हमारे पास? टोटल पोर्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो ये पोरोसिटी की डेफिनेशन है। इसके बाद कनेक्टिविटी, कि कितने पोर्स हमारे पास कनेक्टेड हैं या नहीं है, क्योंकि वो भी फिर आपकी जितनी भी हार्मफुल एजेंट्स हैं उनको जब कंक्रीट में वो आते हैं तो वो कितना अंदर डैमेज काज कर सकते हैं, वो फिर कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, पोर कनेक्टिविटी पे, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज कहते हैं आपका परमेबिलिटी को, डिफ्यूजन को और सॉर्प्टिविटी को। ये तीनों टर्म्स हम आगे डिफाइन करेंगे। यहाँ तक सिर्फ ये समझ लें कि ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज है क्या। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज बेसिकली ये है कि कोई भी आपका हार्मफुल एजेंट जब कंक्रीट के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है तो इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से होता है, या तो परमेबिलिटी उसको अलाउ करती है या डिफ्यूजन या सॉर्प्टिविटी। तीसरा टर्म हमारे पास है सरफेस कंक्रीट क्वालिटी। ये भी ड्यूरेबिलिटी बेस्ड डिज़ाइन में आता है। इसमें हम क्या करते हैं कि कवर जोन जो है, क्लियर कवर जो होता है, उसकी क्वालिटी को हम मज़ीद बढ़ाते हैं। समटाइम्स उसका थिकनेस बढ़ा देते हैं और समटाइम्स कोई टेक्निक्स करके ना कवर जोन की क्वालिटी को हम मज़ीद बढ़ाते हैं। उसके लिए हम उसके लिए हम क्यूरिंग भी करते हैं जिन इसको जो इफ़ेक्टिवली फिर हमारा कवर जोन को फ़ायदा पहुँचाता है। ड्यूरेबिलिटी is governed by how easily harmful agent enter the concrete surface। इस बात की तो आपको समझ आ गई, कितना आसानी से हार्मफुल एजेंट कंक्रीट के अंदर घुस सकता है, तो वो ड्यूरेबिलिटी का आपको फिर उस चीज़ से ड्यूरेबिलिटी गवर्न करती है। हार्मफुल एजेंट्स क्या है? क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फेट्स हैं। अच्छा, ये जो थर्ड स्लाइड है इसमें हमारे पास ये जो फिगर बना हुआ है ये हमें ये बताता है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच हम यूज़ करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे तो हमारे पास ड्यूरेबिलिटी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगी। तो उसमें जो मॉडर्न रिसर्च ने बताया कि अगर आप कंपेयर भी करें तो हमें कोई इस तरह प्रॉपर कोई ग्राफ या कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेट सपोज यहाँ पे तो उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ये आ रही है। तो और अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यहाँ कम हो जाए तो फिर भी मतलब हमारे पास जो ग्राफ है बहुत ज़्यादा वैल्यू स्कैटर्ड है, कोई क्लियर वेल डिफाइंड वो चीज़ हमें नहीं मिल रही कि हाँ अगर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो हमारे पास पर ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो इस तरह कोई भी हमारे पास ये कंपैरिजन नहीं बता पा रहा, क्योंकि कंपैरिजन जो है ना की वैल्यूज पूरी तरह स्कैटर्ड है, फैली हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ हम नोट्स पे भी जाते रहेंगे और जो अपना स्लाइड्स में ग्राफ्स हैं उनको भी हम देखते रहेंगे। अब ट्रेडिशनल अप्रोच किस तरह ड्यूरेबिलिटी को एड्रेस करता है,
वो करता है थ्रू कोड बेस्ड डिज़ाइन, मतलब जो कोड में लिखा हुआ है वही चीज़ वो फॉलो करता है और उस चीज़ के बेसिस पे वो कहता है कि ऑटोमेटिकली ड्यूरेबिलिटी हम अचीव कर रहे हैं। जैसे कि कोड उसे कहता है कि आप मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो इतना रखें, मिनिमम सीमेंट कंटेंट इतना रखें, मिनिमम स्ट्रेंथ क्लास इतना रखें और स्पेसिफाइड कंक्रीट कवर इतना रखें, तो आपको ऑटोमेटिकली ड्यूरेबिलिटी अचीव हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये ड्यूरेबिलिटी को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स पे। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को गवर्न करते हैं? वो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज और वगैरह वगैरह। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज, कंक्रीट को कवर क्वालिटीज एंड तीसरा क्या था, पोर स्ट्रक्चर्स, ये चीज़ें। तो अब दोबारा से हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं इनको। जैसे कि आप लोग जानते हैं कंक्रीट बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन फिर भी डिटेरियोरेट कर जाता है क्योंकि बहुत सारे ड्यूरेबिलिटी के फैक्टर्स होते हैं जो उसको ख़राब कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज, जिसमें परमेबिलिटी आ जाती है। परमेबिलिटी, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स अंडर प्रेशर, ठीक है। और डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ आयंस ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और सॉर्प्टिविटी क्या है, रेट ऑफ कैपिलरी सक्शन ऑफ वाटर इनटू ड्राई कंक्रीट। परमेबिलिटी में हमारे पास प्रेशर की वजह से जो फ्लूइड्स का फ्लो होता है वो अपने साथ जितने भी हार्मफुल एजेंट्स हैं वो लेके चले जाता है कंक्रीट के अंदर। डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है और उसकी वजह से हमारे पास मूवमेंट हो जाती है आयंस की, और आयंस वहाँ जाके फिर डैमेज करते हैं कंक्रीट को। सॉर्प्टिविटी में क्या होता है, कैपिलरी सक्शन काज होती है जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारा पानी फिर अंदर जाता है। जैसे कैपिलरी सेक्शन कहते हैं कि अगर लेट सपोज आप कंक्रीट की क्यूरिंग नहीं कर रहे हो तो कंक्रीट के अंदर का जो पानी है वो खुश्क हो जाता है, ठीक है। जब वो खुश्क होता है तो उसको बाहर से पानी की ज़रूरत होती है। जब वो बहुत पानी बाहर से खींचता है, कैपिलरी सेक्शन होती है, तो फिर उस वजह से बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो डेवलप होते हैं, जिसमें अपना ये हार्मफुल एजेंट्स भी जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको आप रटा कर लें। नीचे थोड़ी सी एक कंपैरिजन है कि कोर कंक्रीट और सरफेस कंक्रीट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सी चीज़ किस चीज़ को गवर्न कर रही है। कोर कंक्रीट जो होता है बेसिकली स्ट्रेंथ को गवर्न करता है क्योंकि स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड करती है। अगर हम कवर कंक्रीट की बात करें या सरफेस कंक्रीट की बात करें तो वो ड्यूरेबिलिटी बताता है। अगर जितना सरफेस कंक्रीट अच्छा होगा, जितना क्लियर कवर का आपने अच्छी तरह ख्याल रखा होगा, तो ड्यूरेबिलिटी अचीव कर पाएंगे। प्रोटेक्टेड कोर कंक्रीट में क्या आता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, सॉरी, ये प्रोटेक्टेड होता है एक्सपोजर से, किसी भी एक्सपोजर से प्रोटेक्टेड होता है, बट सरफेस कंक्रीट प्रोटेक्टेड नहीं होता, जो डायरेक्टली एक्सपोज होता है। लेस इफेक्टेड बाय क्यूरिंग कोर कंक्रीट, और सरफेस कंक्रीट हाईली इफेक्टेड बाय क्यूरिंग। कोर कंक्रीट का आप टेस्ट कर सकते हो क्यूब्स वगैरह से, जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वगैरह हम देखते हैं, बट कवर कंक्रीट के ऐसे कोई टेस्ट नहीं है, रेयरली टेस्टेड। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और ग्राफ देख रहे हैं जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को ओपीआई के साथ। ओपीआई कहते हैं ऑक्सीजन परमेबिलिटी इंडेक्स। पहले तो मैं बता देता हूँ कि ऑक्सीजन परमेबिलिटी इंडेक्स क्या है। ऑक्सीजन परमेबिलिटी इंडेक्स बेसिकली हमारे पास बताता है कि कितना कंक्रीट में ऑक्सीजन अंदर जा पा रहा है, कितना नहीं जा पा रहा। मैंने थोड़ा सा चैट जीपीटी से इसको एक्सप्लेनेशन मांगी है। चैट जीपीटी कहता है कि अगर हमारे पास ओपीआई हायर है तो इसका मतलब है कि परमेबिलिटी कम है, ठीक है। और कंक्रीट डेंसर है, बेटर ड्यूरेबिलिटी शो करेगा। जितना ओपीआई कम होगा तो परमेबिलिटी उतनी ज़्यादा है और ऑक्सीजन उतना आसानी से अंदर जा पा रहा है, तो उसकी वजह से कोरोजन के चांसेस ज़्यादा है। तो हायर ओपीआई जो है ना वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। जितना हमारे पास ऑक्सीजन परमेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा
उतना हमारे लिए बेटर है, क्योंकि वो फिर हमारे पास लो प्रोबेबिलिटी फिर वो शो करता है। ठीक है, अब हम लेट्स सपोज इस ग्राफ को ज़रा देखते हैं। ग्राफ का मकसद क्या है कि वो दो चीज़ों को बेसिकली कंपेयर कर रहा है। एक स्ट्रेंथ बेस्ड डिज़ाइन के पैरामीटर को जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और दूसरा वो कंपेयर कर रहा है अपना ड्यूरेबिलिटी बेस्ड डिज़ाइन के पैरामीटर को, जिसको ओपीआई कहते हैं, ऑक्सीजन परमेबिलिटी इंडेक्स। तो दोनों पैरामीटर्स को जब उन्होंने किसी एक ग्राफ में कंपेयर किया तो उसमें उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं देखा। अगर हम लेट सपोज 60 एमपीए स्ट्रेंथ की बात करें तो उसके अगेंस्ट बहुत सारी ओपीआई की वैल्यूज हमें नजर आ रही है। ठीक है, तो ये कोई क्लियर कट मैसेज हमें नहीं दे रहा है ये ग्राफ। तो इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि कोई भी मजे का कोई भी मजेदार कोरिलेशन इन दोनों पैरामीटर्स में नहीं बन रहा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो गवर्न नहीं करता कि ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा हो। तो क्योंकि ड्यूरेबिलिटी के पैरामीटर ने हमें बता दिया कि वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो कोई कुछ और चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये मॉडर्न रिसर्च हमें बताता है। अच्छा, स्लाइड नंबर 5 में वो कहते हैं कि स्ट्रेंथ बेस्ड डिज़ाइन क्यों आउटडेटेड हो गया है। ज़ाहिर सी बात है कि आजकल जो है ना हम पोर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखते हैं, सरफेस प्रॉपर्टीज़ को भी देखते हैं, जो कि हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं बता रहा होता। तो इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच जो है ना वो आउटडेटेड हो चुकी है, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है आपके हार्मफुल एजेंट्स के पेनिट्रेशन पे, कि वो कितना पेनिट्रेट कर रहे हैं। वो क्लियर कवर पे, सर्फ ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज पे और पोस्ट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वो एग्रेसिव होता है, समटाइम्स पोल्यूटेड होता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि डैमेज कर देते हैं कंक्रीट को। तो वो चीज़ कंक्रीट की फिर नहीं रहती, वो डिटेरियोरेट कर जाता है। तो स्ट्रेंथ एज सच फिर हमारे पास वो रेजिस्टेंस नहीं शो कर पाता इन चीज़ों के अगेंस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। जिस तरह मॉडर्न कंक्रीट्स में हमारे पास क्या होता है, ये बहुत सारे हम बाइंडर्स यूज़ करते हैं, एडमिक्सचर यूज़ करते हैं, और फिर लेबोरेटरी टेस्ट्स करते हैं, और इस तरह फिर वो उन चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि इसमें कोई कोरिलेशंस नहीं है। तो ये चीज़ें आप खैर पढ़ लें, ये सारा वही बातें हैं। हम ज़रा थोड़ा कंसेप्ट की तरफ जाते हैं जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन आ रहा है। ये भी वही पुरानी चीज़ें हैं। पर्सपेक्टिव भी हम पढ़ चुके हैं। पर्सपेक्टिव डिज़ाइन में हम क्या देखते हैं कि कोड जो चीज़ें हमें बताता है कि भाई वाटर सीमेंट रेशियो इतने होने चाहिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट इतना होना चाहिए, और मिनिमम स्ट्रेंथ क्लास इतना होना चाहिए, कंक्रीट कवर इतना। तो इन चीज़ों को अगर हम अचीव कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ड्यूरेबिलिटी अचीव हो जाएगी। ठीक है, तो कोड्स कौन से हैं? डिफरेंट कोड्स हैं, जैसे कि एसीआई है, EN 206 है। वो कोड्स भी थोड़ा एक नज़र हम फिर देखते हैं। अब परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन में क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन में हम एक ड्यूरेबिलिटी टारगेट रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा टॉपिक है, इसको थोड़ा गौर से सुन लें। परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन में क्या होता है कि हमारे पास एक ड्यूरेबिलिटी टारगेट होता है इन टर्म्स ऑफ सर्विस लाइफ। हम कहते हैं कि 50 सालों तक जो है ना हम हमारी जो ड्यूरेबिलिटी टारगेट है वो ख़राब नहीं होगा, मतलब 50 सालों तक जो ड्यूरेबिलिटी हम चाह रहे हैं वो होगी, एक स्ट्रक्चर की, एक कंक्रीट की। ठीक है, तो इस तरह हम एक सर्विस लाइफ एक रखते हैं पहले से। फिर उसके बाद हम दूसरे एक चीज़ करते हैं जिसको कहते हैं कि हम एक मेन ड्यूरेबिलिटी कंसर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स सपोज किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में ड्यूरेबिलिटी का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ना हमारे पास थ्रेट्स होते हैं, ड्यूरेबिलिटी कंसर्न्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास नीचे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कोरोजन हो रही है तो किस तरह। लेट मी शो यू। अगर वो, हाँ, ये रहे क्लोराइड इंग्रेस हो रही है, कार्बोनेशन हो रही है, फ्रॉस्ट हो रही है। क्या कौन कौन सी थ्रेट्स हैं हमारे पास, या कौन से कंसर्न्स हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद हम एक एप्रोप्रिएट ड्यूरेबिलिटी पैरामीटर डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द कंसर्न थ्रेट, बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द थ्रेट जो कि हमारे पास ड्यूरेबिलिटी को ड्यूरेबिलिटी जिसकी वजह से गवर्न कर रही है या जो ड्यूरेबिलिटी को ख़राब कर सकता है। अगर मैं थोड़ा-सा इन सारे स्टेप्स को अपने नोट्स से बताऊँ तो ज़्यादा आई थिंक सो बेहतर रहेगा। जैसे कि मैंने अपने नोट्स में इन सारे स्टेप्स को लिखा है। सबसे पहले हमारे पास आता है सर्विस लाइफ। हम एक टारगेट रखते हैं, ठीक है? कि हम लेट्स सपोज़ उस टारगेट को अचीव करेंगे और उस 50 इयर्स में हमारे पास लेट्स सपोज़ ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रहेगी, ड्यूरेबिलिटी रहेगी। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है, हम गवर्निंग डिटरेशन मैकेनिज़्म सेलेक्ट करते हैं, जो कि मैंने अभी-अभी कहा कि ड्यूरेबिलिटी कंसर्न जो होता है, जो ड्यूरेबिलिटी थ्रेट होता है, ठीक है? वो हम डिसाइड करते हैं कि कार्बोनेशन हो रही है या क्लोराइड इंग्रेस हो रही है। क्लोराइड क्या करता है कि स्टील की कोरेशन करता है। कार्बोनेशन क्या करता है कि आपकी अल्कलिनिटी को डाउन कर देता है। या फ्रीज़ एंड थॉ हो रही है या सल्फेट अटैक हो रहा है, वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से स्पेसिफिक एरिया में हो, क्या चीज़ें मसला कर रही हैं ज़्यादातर। तो उसके बेस पे हम क्या कहते हैं ड्यूरेबिलिटी कंसर्न को डिसाइड करते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है कि हम पैरामीटर कहाँ गया? ठीक है, पैरामीटर भी हम ये अपना सेकंड के बाद थर्ड मेरे ख्याल से पैरामीटर आता है कि हम फिर उसके अगेंस्ट एक पैरामीटर डिसाइड करते हैं। शायद यहाँ से मेरे से एक स्टेप मिस हुआ है शायद। अगर मैं आपको दिखाऊँ स्टेप 1 सर्विस लाइफ टारगेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेप 2 गवर्निंग डिटरेशन मैकेनिज़्म सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अच्छा ठीक है, सही है, स्टेप्स हमारे ठीक है। अब ये जो स्टेप 2 है ना, जिसमें हमने एक गवर्निंग डिटरेशन मैकेनिज़्म डिसाइड कर लिया कि भाई क्लोराइड इंग्रेस हो रही है या कार्बोनेशन हो रही है या फ्रीज़िंग था। कोई भी हमने एक स्पेसिफिक थ्रेट डिसाइड कर लिया कि इस एरिया में ये थ्रेट है, जो कि हमारे पास ड्यूरेबिलिटी को डैमेज कर सकता है। तो उस थ्रेट का हमने एक पैरामीटर डिसाइड कर लिया। वो पैरामीटर इस टेबल में आपको नज़र आ रहे हैं। अगर क्लोराइड इनग्रेस आपकी लेट्स सपोज़ थ्रेट है, तो उसका पैरामीटर क्या होगा? क्लोराइड डिफ्यूज़न कोएफ़िशिएंट। अगर वो आपके पास लेट्स सपोज़ कार्बोनेशन आपके पास है, उस एरिया में कार्बोनेशन हो रही है, तो फिर आप कार्बोनेशन कोएफ़िशिएंट का पैरामीटर आगे यूज़ करेंगे अपना ड्यूरेबिलिटी बेस्ड डिज़ाइन में। तो अगर लेट्स सपोज़ कोई मॉइस्चर इनग्रेस हो रहा है, तो सॉर्प्टिविटी इस तरह मतलब स्पेसिफिक आपके पास पैरामीटर है, तो वो फिर आप यूज़ करेंगे आगे, ठीक है? अब ज़रा हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है कि हम सर्विस लाइफ मॉडल जो है ना वो डिसाइड करते हैं। वो क्या करता है हमारे पास बेसिकली वो हमें कैलकुलेट करके देता है कि व्हाट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर विल अचीव द टारगेट सर्विस लाइफ। क्या हमारा जो पैरामीटर है जो हमने डिसाइड किया हुआ है, जो लेट्स सपोज हमारे पास कौन सा पैरामीटर है, क्लोराइड डिफ्यूजन कोफिशिएंट है, ठीक है फॉर एग्जांपल। तो क्लोराइड डिफ्यूजन कोफिशिएंट हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल। फिर वो मैथमेटिकल मॉडल हमें बताता है कि आपका पैरामीटर ये इतना होना चाहिए, तभी आपकी जो सर्विस लाइफ है वो अचीव हो पाएगी। 50 ईयर्स तक आपकी ड्यूरेबिलिटी रहेगी अगर आपका पैरामीटर इतना रहेगा तो। फोर्थ फोर्थ स्टेप पे आते हैं कि ड्राइव द लिमिटिंग वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि एक एक लिमिटिंग वैल्यू डिसाइड करते हैं कि लेट्स सपोज हमारा जो पैरामीटर है वो कौन सा है, क्लोराइड डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। तो क्लोराइड डिफ्यूजन कोफिशिएंट के लिए एक स्पेसिफिक लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं कि इससे ज़्यादा क्लोराइड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर आपकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी वो खराब होगी। तो टारगेट सर्विस लाइफ तक क्लोराइड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट अपने लिमिटिंग वैल्यू से कम होना चाहिए। दैट्स बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ डिराइविंग द लिमिटिंग वैल्यू। फिफ्थ हमारे पास आता है वैलिडेट बाय टेस्टिंग। हम क्या करते हैं कि जो हमने एक लिमिटिंग वैल्यू डिसाइड कर लिया उसको वैलिडेट करते हैं टेस्ट से। अब टेस्ट भी हमें बताता है कि जो आप लोगों ने लिमिट रखा है क्या वो ओके है या नहीं है। अब हमने जो लिमिट डिसाइड कर लिया कि इतना सॉरी मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट शायद गड़बड़ तो नहीं कर दिया इस फिफ्थ वैलिडेट बाय टेस्ट।
हम उस लिमिटिंग वैल्यू को वैलिडेट करते हैं। हम क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। अगर टेस्ट से हमारे पास उस लिमिट से वैल्यू कम आ गई तो फिर ओके ओके। अगर उस लिमिट से हमारे पास टेस्ट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, मिक्स को मॉडिफाई करेंगे क्योंकि हमारा पैरामीटर अचीव नहीं हो रहा। जो पैरामीटर हम चाह रहे हैं वो अचीव नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल से आप लोगों को बेहतरीन समझ आएगा ये स्टेप्स। पहला स्टेप्स क्या है कि आप क्या करें, डिफाइन सर्विस लाइफ टारगेट डिफाइन करें कि आपका सर्विस लाइफ आप क्या कितना चाहते हैं। 50 ईयर्स लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ, क्लाइंट ने मुझे कह दिया या जिस जिस स्टेक होल्डर ने भी कह दिया कि भाई 50 ईयर्स तक मुझे ड्यूरेबिलिटी चाहिए। अब मेरे पास जो अपना एक्सपोजर है वो मेरीन है, लेट सपोज कोई मेरीन स्प्लैश जोन है, तो उसके अगेंस्ट मैंने ये टारगेट सर्विस लाइफ और क्लाइंट के बेसिस पे ये सेलेक्ट कर लिया। अब दूसरा मैं क्या करूँगा, गवर्निंग डिटरेशन मैकेनिज्म डिसाइड करूँगा। अब मुझे पता है कि अगर मेरीन स्प्लैश जोन है तो उसमें जो थ्रेट है वो क्लोराइड इंक्रीज का है। ठीक है, तो क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरीन में मतलब वो कुछ होता है इस तरह, तो उसके अगेंस्ट जो पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा, क्लोराइड डिफ्यूजन कोएफ़िशिएंट हम पैरामीटर डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि क्लोराइड इंग्रेस थ्रेट है तो ये पैरामीटर हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर पे हमने मैथमेटिकल मॉडल एक उठा लिया जो हमें ये पैरामीटर फाइंड करके दे सके। पैरामीटर कौन सा है, क्लोराइड डिफ्यूजन कोएफ़िशिएंट है और ये हमें फाइंड करके देगा कौन, सर्विस लाइफ मॉडल हमें फाइंड करके देगा। ये उसका एक फार्मूला है, इसको रटा कर लें। इसमें CXT हमें क्लोराइड कंसंट्रेशन बताता है एट एट डेप्थ x एंड टाइम t। CS सरफेस क्लोराइड कंसंट्रेशन एंड DEF इफेक्टिव डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, x कंक्रीट कवर है। मॉडल हमें बताता है कि आपका जो क्लोराइड्स हैं वो कितनी जल्दी जो है ना सरफेस से कंक्रीट के अंदर जाएंगे विद टाइम। जाहिर सी बात है कोरोजन तब स्टार्ट होगी जब आपके क्लोराइड जो है ना क्लियर कवर से होके जो स्टील है उस तक पहुंच जाएंगे और फिर वहां पे कोरोजन स्टार्ट कर देंगे। तो हम एक क्रिटिकल लेवल डिसाइड करते हैं कि उस क्रिटिकल लेवल से हमारे पास जो क्लोराइड की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर क्लोराइड की कंसंट्रेशन उस एक लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा होगी तो फिर कोरोजन स्टार्ट हो जाएगी। अब स्टेप 4 में क्या करते हैं, हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ अपना मैथमेटिकल मॉडल आ जाती है। लेट्स सपोज हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है वो इतना होना चाहिए। ये मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर और साथ में हम टेस्ट भी परफॉर्म कर लेंगे और टेस्ट ने भी हमें लेट्स सपोज बता दिया कि हमारी वैल्यू इतनी आ रही है तो हमारा जो मिक्स है वो एक्सेप्टेबल है, तो हम उस मिक्स को लेके चल सकते हैं। वो जो मिक्स होगा वो हमें 50 सर्विस लाइफ अचीव करके देगा, ड्यूरेबल सर्विस लाइफ अचीव करके देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ थ्योरी है कि हम परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन को क्यों अडॉप्ट नहीं कर सकते। हमारे पास इंडस्ट्रीज में कंजर्वेशंस हैं, लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल्स, नीड फॉर रैपिड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कुछ मसले हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते। और बहुत सारे हमारे पास मॉडल्स भी हैं, ड्यूरा कंक्रीट है, लाइफ 360 है जो कि हमने अभी कोर्स में थोड़ा बहुत पढ़ा भी, स्टेडियम स्टेडियम है एक्सेट्रा। लिमिटेशन ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडल्स, और अच्छा लिमिटेशन क्या है बहुत से मॉडल्स के, कुछ जस्ट फ्लूइड्स के ट्रांसपोर्ट को देखते हैं, डिफ्यूजन और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर पे जाएंगे जिसका नाम है लिमिट स्टेट डिज़ाइन। ठीक है।